हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस वीडियो में असाइनमेंट के हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें एक क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वो पहले हम लोग ठीक करते हैं, फिर आगे ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसमें कह रहा था कि अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल। समझे मिस्टेक क्या की मैंने यहाँ पे, विथ द वॉल ना लेके विद द ग्राउंड मैंने यहाँ पे एंगल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मिस्टेक को हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं पहले और फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं अब क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 60 डिग्री विथ द वॉल, और वॉल क्या है ये, तो हमारा जो लैडर होगा वो वॉल के साथ 60 डिग्री बनाएगा, मतलब ये एंगल आपका 60 है। ठीक है, और ये तो 90 होगा ही। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है, गिवन है लैडर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस आपका गिवन है। हमें ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा ये आपको देखना है। देखिए अगर हम एंगल ये लेते हैं, ठीक है, अगर हम एंगल ये लेते हैं तो इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये। ठीक है, अगर हम एंगल ये लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मान लो tan थीटा ले रहे हो, p बाय b कर रहे हो, तो आपको p यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो देखो, या एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ इसको पहले। यहाँ पे आपका बनेगा वॉल, ये लैडर है और ये 90 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन में गिवन हमें है ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो मैं इस एंगल में tan थीटा sin थीटा लगाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, ये एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो आप देखो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 90 प्लस 60 150। ट्रायंगल के जो एंगल्स है उनका सम होता है 180, तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा 30 डिग्री। क्या निकल जाएगा, 30 डिग्री। तो इस केस में अब मैं क्या करता हूँ, tan 30 लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अब tan 30, देखो tan 30 के लिए मुझे p बाय b चाहिए। p तो मेरे लिए ये हो गया, लेकिन b मेरे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे tan 30 नहीं लगाऊंगा। p निकालना है, h गिवन है, p निकालना है, h गिवन है। p और h का रिलेशन आप देखो तो p बाई h होता है sin थीटा। ठीक है, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p कितना है फाइंड करना है और h कितना है 15। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे p यहाँ 15, तो p इज इक्वल टू आ गया हमारा 15/2 जो हमारा होगा 7.5। ठीक है, 15/2 ये आपका आंसर भी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेक्ट कर लेना आपको, 15/2 इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a 10 meter tall building and a helicopter
ठीक है, एंड अ हेलीकॉप्टर, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। होवरिंग एट सेम सम हाइट वर्टिकली ओवर द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। देखो, एक पी पॉइंट लेना है ग्राउंड पे कहीं, और एक टॉल बिल्डिंग है जिस हाइट है 10 मीटर। तो मैं यहाँ पे 10 मीटर की बिल्डिंग बनाता हूँ, ठीक है। ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P। इस P से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस P से इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे एक एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात ये कह रहा है कि इसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी है, ठीक है, जो कि उड़ रहा है किसी सम हाइट पे, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये रहा हेलीकॉप्टर की हाइट, और यहाँ से भी आपका एक एंगल बन रहा है, ठीक। अब देखो, एक कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था कि कभी भी जो टावर होगा, बिल्डिंग होगा ग्राउंड से, अगर आपके पास मान लो 90 डिग्री छोड़ो 70 है, 50 है, 30 है, कुछ भी डिग्री यहाँ पे गिवन है, तो जो सबसे बड़ा थीटा होगा, जो सबसे बड़ा डिग्री होगा, वो सबसे नज़दीक होगा, ठीक है। और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे दूर होगा। तो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, और ये आपका 70 हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉइंट एक ही है कॉमन, और दो हमारे पास यहाँ पे थीटा है 30 और 60। तो 30 किसे मानना है आपने और 60 किसे मानना है, ये देखना है। देखो, यहाँ अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या टेंशन नहीं है? जो सबसे पहले आपको गिवन है और जो सबसे पहला आपका एंगल है उसी के इसको इक्वल कर देना है। पहले सबसे पहले हमें क्या गिवन है? बिल्डिंग। थीटा सबसे पहले क्या गिवन है? 30 डिग्री। तो बिल्डिंग के लिए 30 और हेलीकॉप्टर के लिए 60। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है, जो सबसे पहले आया है उसके लिए पहले वाला, जो बाद में आया है उसके लिए बाद वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया गिवन। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। इस ग्राउंड से लेके यहाँ जो हेलीकॉप्टर है उसकी हाइट। तो मान लेते हैं ये जो हाइट है वो है x, कुछ होगी हाइट इसकी। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 10 + x। ग्राउंड से अगर हमें हाइट पता करनी है हेलीकॉप्टर की, तो ये 10 भी ऐड होगा और ये x जो हम फाइंड करेंगे वो भी ऐड होगा। तो 10 + x हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं, देखो P ये है ना, अगर ये एंगल है, एंगल के सामने ये 90 हो गया आपको, और एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। tan थीटा हम यहाँ पे क्यों लेंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें गिवंस है और बेस जो है वो कॉमन है। देखो 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए बेस कॉमन है। तो हमें P और B का रिलेशन बनाना है यहाँ पे, और P और B का जो रिलेशन बनता है वो tan थीटा से बनता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री के लिए 10 और बाय इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ABC। तो इसको हम करते हैं AB की वैल्यू 10 और बेस हो गया हमारा PA। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू 10 PA। तो PA इज इक्वल टू √3 10, ठीक है। PA इज इक्वल टू √3 10। तो ये जो हमें मिला, ये क्या मिला? √3 10। अब tan 60 लगाते हैं। tan 60 के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर 10 + x। इस बड़े वाले एंगल के लिए ये बड़े वाला परपेंडिकुलर ही होगा। तो tan 60 के लिए 10 + x, और बेस क्या है? बेस तो हमारा कॉमन है PA, है ना, PA। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, PA हमारा आ गया यहाँ पे PA
इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो पी ए इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन में √3। अब देखो यहाँ पे हमें मिला कि पी ए की वैल्यू है 10 प्लस एक्स अपॉन में 3, और यहाँ हमें कह रहा है कि पी ए की वैल्यू है √3 10। तो यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है ना, तो हमें यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेट करता हूँ, आप इसको 1 और 2 नेमिंग करके भी कर सकते हो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 10 प्लस एक्स बाय √3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 10। अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू 10, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 30। तो यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30 माइनस ये 10, और x की वैल्यू आएगी 20, x की वैल्यू आएगी 20। अब ये जो वैल्यू है ये x की है, मतलब कि बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर के बीच का डिस्टेंस आया हमारा 20। हमें पता करना है ग्राउंड से हेलीकॉप्टर के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 10 प्लस एक्स, मतलब कि 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल is 30 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the hill. अब ये इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का फिगर बने, ठीक है, या तो ऐसे बन सकता है या दोनों का सेंटर हो सकता है। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दोनों में से किसी एक तरीके के क्वेश्चन के आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एक हिल है, तो हिल ऑब्वियस ही है कि बड़ा होगा, और एक टावर है तो टावर को थोड़ा हम छोटा बनाते हैं। ये दोनों को ग्राउंड से मिला रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ, ठीक है, एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये हमारा गिवन है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, टू द फुट ऑफ द हिल, ये आपका ये कितना है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा 30 डिग्री। अब देखो दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, और कुछ गिवन है। हाँ, टावर की जो हाइट है वो 50 है, टावर की जो हाइट है वो 50 है। तो याद, अगर ये 50 है तो मान लो इसके जो इक्वल जो डिस्टेंस यहाँ पे हाइट होगा वो भी 50 होगा। अगर ये 50 है तो यहाँ पे कुछ जो रिमेनिंग बचा वो x मान लेते हैं हम लोग। तो a और b की जो हिल की हाइट है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल ही कह रहा है यहाँ पे। हिल की जो हाइट आएगी वो आएगी आपका 50 प्लस x करके, ठीक है। हिल का हाइट क्या निकलेगा 50 प्लस x। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस हमारा कॉमन है। जब भी कोई एक साइड आपका कॉमन हो तो उसको लेके ही आपको रेशियो बनाना है। जैसे यहाँ पे बेस कॉमन है तो मैं देखूंगा बेस तो लेना ही लेना है, अब परपेंडिकुलर लूँ या हाइपोटेनस लूँ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस और परपेंडिकुलर का मैं यहाँ पे रिलेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन बनेगा 10, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। पी हमारा यहाँ पे है 50
और बेस कितना है हमारा यहाँ पे, BC मान लेते हैं। tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 50/BC। यहाँ पे BC की वैल्यू हमें मिली 50√3। ठीक है। सिमिलरली tan 60 को सॉल्व करो तो tan 60 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि tan 60 के लिए ये पूरा परपेंडिकुलर होगा और पूरे परपेंडिकुलर का हाइट कितना है, 50 तो ये है ही, प्लस एक्स में ये है, अपॉन बेस कितना है, BC। tan 60 की वैल्यू होगी √3 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स अपॉन में BC, और ये BC इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 50 प्लस में x अपॉन √3। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ज़्यादातर कि मैं चीज़ों को ना कंपेयर करने के लिए, इक्वेट करने के लिए यहाँ पे बनाता हूँ, ताकि देखो BC इक्वल टू ये आया, BC इक्वल टू ये आया, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू z, मतलब y इज इक्वल टू z। ये बेसिक रिलेशन है क्लास 5-6 में। अगर ये इसके इक्वल है और ये ही किसी और चीज़ के भी इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करूँगा। या एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, जब BC हमारा नीचे था तो यहीं पे मैं इस BC की वैल्यू 50√3 को मैं यहाँ पे पुट करके भी सॉल्व कर सकता था, आंसर सेम आता। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वेटिंग, तो हम आया 50 प्लस x/√3 इज इक्वल टू 50√3। अब ये हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 50√3 इंटू √3। 50 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 होगा, तो 3 इंटू 50 150। यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिलेगी 150 माइनस 50, x इज इक्वल टू 100। ठीक है। x की वैल्यू 100 आई है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 100। मुझे पता क्या करना है, हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट ग्राउंड से पता करूँगा ना मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कितना होगा। अगर ये इज इक्वल टू 100 आ गया है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 50 प्लस एक्स, मतलब 50 प्लस 100। ठीक है। तो हिल की हाइट कितनी होगी, 50 प्लस एक्स, 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। या मैं, हाँ ये वही बात है, या मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट अ एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। If the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance of 4 meter, its top slides a distance of 3 meter down the wall making an angle of 30 degree with the ground. Find the final height of the ladder and the length of the ladder। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, आपको एक बार में पढ़ के समझ नहीं आएगा। ठीक है। 2 बार में भी नहीं आएगा, 3 बार में भी नहीं आएगा, तो तब तक पढ़ता है जब तक समझ ना आए। ये नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने डायरेक्ट गूगल किया, चैट जीपीटी किया, आंसर देख लिया, ऐसे आप मैथ में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है। टाइम देना है आपको, समझना है, 3 बार समझो, 4 बार समझो, जब तक क्वेश्चन का फिगर ना बना पाओ तब तक ट्राई करते रहो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। एक वॉल है ग्राउंड से, उस पे एक हमने लैडर लगा दिया है, मतलब सीढ़ी लगा दी हमने यहाँ पे, और ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये वॉल है, ये लैडर है, इसके बाद
इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है, जो लैडर है, जो लैडर का फुट है, इसको पकड़ के हम पीछे अवे, ये टावर है, टावर से हम दूर खींच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इधर पुश करूंगा तो अवे नहीं होगा, उसके नज़दीक जाएगा, मुझे इधर की ओर खींचना पड़ेगा, ठीक है, इधर की ओर खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 4 मीटर के डिस्टेंस तक इसको खींचा। इसके बाद जिसका टॉप है, जैसे ये जो यहाँ पे टॉप है, ये बॉटम है, तो टॉप जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं इसको यहाँ से खींचूँ तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। जो टॉप होगा वो नीचे यहाँ आ जाएगा और जो बॉटम होगा वो यहाँ से चल जाएगा। और इसके बीच का डिस्टेंस मुझे गिवन है, ठीक है, कितना है, 4 मीटर। इसके बीच का डिस्टेंस भी मुझे गिवन है, कितना है, 3 मीटर, ठीक है। अब और ये एंगल आपका बन रहा है 30 मीटर का, 30 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड से मुझे इस लैडर के टॉप, जो क्योंकि अब लैडर अब यहाँ नहीं है, अब नीचे आ गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस, जो हाइट है वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है लेंथ ऑफ द लैडर, इस लैडर की लेंथ भी पता करो। अब देखो, इस फिगर को देखते हुए आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए शुरू में ही, कि जो लैडर है, पहले नेमिंग करते हैं, ठीक है। ये मैंने नेमिंग किया, इसका स्टार्टिंग में ये था ए, ओ ले लो, बी, और इस पॉइंट को पी और क्यू, ठीक है। अब देखो, जो पी क्यू है वो इक्वल होगा आपके ए और बी के, क्यों, क्योंकि ये वही लैडर है जो नीचे आ गई है ना। लैडर की जो पहले हाइट थी और जो बाद में है वो सेम है ना, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी में, ए ओ बी में ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी आपका कितना बनेगा, 45 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 45 बनेगा। आप चाहे 1045 लगा के ये प्रूव करो कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो इक्वल है ना। 1045 की वैल्यू अगर 1 है तो P और B इक्वल आ जाएंगे। या आप ट्रायंगल का यूज़ करके करो कि देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला जो साइड है वो आपस में इक्वल है ना। तो 1045 लगाओ या इस प्रॉपर्टी का यूज़ करो तो हमें क्या मिलता है, ओ बी ओ ए आपस में इक्वल है, ठीक है। ओ बी और ओ ए आपस में इक्वल है, ये भी हमें पता चलता है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे लैडर फाइंड करना है, ये जो एच है वो, ठीक है, और मुझे ये पी फाइंड करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर। पी और एच का जो रिलेशन बनता है, पी और एच का जो रिलेशन बनता है वो साइन से बनता है, ठीक है। कॉस से भी बनता है लेकिन साइन से बनेगा। हम यहाँ पे तो साइन थीटा लगाते हैं, यहाँ पे साइन 45 डिग्री क्या होगा, P बाय एच। तो P क्या है यहाँ पे, ओ क्यू प्लस क्यू बी। इसकी नेमिंग मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी वजह लेते हैं हम लोग हाइट को h, तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर h प्लस 3, है ना, h प्लस 3। देखो इस साइन 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरे में क्या क्या आ रहा है, h भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो साइन 45 इज इक्वल टू h प्लस 3 बाय हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू को ले लो आप L या कुछ भी ले सकते हो L। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, 1/√2। यहाँ पे आ गया हमारा h प्लस 3/L,
तो L इज इक्वल टू हो गया हमारा h प्लस 3 इंटू √2, ठीक है। तो ये L की वैल्यू। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया था, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में BC कॉमन था तो मैं BC के इक्वल फाइंड कर रहा था और बाद में मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, जो L है, जो लेटर का साइज है, लेंथ है, वो इक्वल है, इसलिए मैं L के इक्वल चीज़ों को कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में इक्वेट कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए L की वैल्यू आई ये h प्लस 3 √2 इंटू √2। इसको इक्वेशन 1 दे दो, नेमिंग कर लो चाहे। अगला देखो, एक जो ट्रायंगल है हमारा POQ, ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, 30 डिग्री के लिए, इसमें देखो साइन 30 डिग्री अगर मैं लगाऊं तो क्या बनेगा, P की वैल्यू है h, P की वैल्यू है ये h और हाइपोटेनस की वैल्यू है L। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, h इज इक्वल टू L, तो L इज इक्वल टू आया हमारा 2h, L इज इक्वल टू आया 2 टाइम्स h। अब इस इक्वेशन को सेकंड नंबर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, अगर L इक्वल्स है इसके और यहाँ L इक्वल है इसके, मतलब ये दोनों चीज़ आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेट करता हूँ, इक्वेटिंग क्या आएगा, 2h ये इक्वल हो जाएगा आपका h प्लस 3 √2 के, ठीक है। अब सॉल्व करो, 2h इज इक्वल टू √2h प्लस 3 √2, ठीक है। इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो 2h माइनस √2h इज इक्वल टू 3√2, h को कॉमन लिया तो 2 माइनस √2 इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यू मैं निकालता हूँ 3√2 अपॉन में 2 माइनस √2, ठीक है, √2। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो रूट में आ रहा है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। एक स्लाइड में यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या गिवन आया था हमारा, जो हमने सॉल्व किया वो क्या आया था, h इज इक्वल टू 3√2 अपॉन में था 2 माइनस √2, ठीक है, अपॉन में था 2 माइनस √2। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी वैल्यू का साइन चेंज करके हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 3। देखो इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो 3 तो देखो दोनों में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 जाए तो पहले ही कॉमन ले लूँ या मैं डिटेल में सॉल्व करूँ। देखो मैं इस आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से ट्राई करके देखो। जो 3 है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन लेता हूँ पहले ही, ठीक है। इसके बाद √2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, √2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। नीचे क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 4 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। h इज इक्वल टू 3, यहाँ पे वैल्यू आई हमारी 2√2 और यहाँ वैल्यू आई हमारी +2। देखो 2 यहाँ पे अभी भी आ रहा है, तो 2 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 तो आ ही रहा है,
तो जब हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 आएगा, अंदर बचेगा हमारा √2 + 1 और नीचे 2। इस 2 से मैं 6 को कट करता हूँ तो h की वैल्यू आती है 3 √2 + 1। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ रही है? h की। ठीक है, h क्या माना था हमने? ये ग्राउंड से जो लेडर का हाइट है वो देखो फाइंड क्या करना था, फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ अ लेडर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो h फाइंड करना था उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लेडर। देखो लेंथ ऑफ द लेडर जो l है, l की वैल्यू 2 वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, l = h + 3 इंटू में आ गया √2 और एक वैल्यू निकाली थी l = 2h। आप चाहे वैल्यू को इसमें पुट करो, जो h की वैल्यू हमने निकाली है चाहे इधर पुट करो या इधर पुट करो, आंसर आपका निकल जाएगा। मैं यहाँ पे l = 2h में पुट करता हूँ क्योंकि ये सिंपल और इजी लग रहा है देखने में। तो जो लेंथ है ऑफ लेडर इसकी वैल्यू आएगी l = 2h। l = 2 इंटू h की वैल्यू है 3, h की वैल्यू है 3 √2 + 1। ठीक है, तो l = 6 √2 + 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया हाइट ऑफ जो लेडर की, इसकी। ठीक है, इसकी हाइट फाइंड कर ली और इसकी भी कर ली हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 13 नेमिंग है यहाँ पे, जिस तरीके से असाइनमेंट में था उसी तरीके से नेमिंग की हुई है। आप क्वेश्चन नंबर 14 लिख लो चाहे। क्वेश्चन कह रहा है अ पोल 5 मीटर हाई, अ पोल 5 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, एक टावर है, उस टावर के ऊपर एक पोल लगा है ना, घरों में होते हैं, आप जब भी मार्केट निकलो देखोगे किसी किसी बिल्डिंग्स में छतों के ऊपर टावर लगाए होते हैं, तो ये उसी तरीके का है। ठीक है, एक टावर बिल्डिंग है, ठीक है, टावर है, उसके ऊपर एक पोल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, यहाँ से टॉप ऑफ द पोल observed from a point A on the ground is 60। ठीक है, यहाँ से ग्राउंड पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, कितना बन रहा है? 60। देन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट A, यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ से, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये सेम पॉइंट पे, ये हमारा बन रहा है 45। अगर ये 45 है तो ये 45 है। ठीक है, और ये कंप्लीट 60 था आपका। ठीक है, अब देखो जब भी 45 डिग्री दिखे आपको तो सबसे पहले आप उसी को सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले आप उसी को सॉल्व करो ताकि चीज़ें इक्वल हो जाए। कैसे? देखो, इसकी हाइट हमें गिवन है 5। ठीक है, इसकी हाइट हमें निकालनी है, तो A B C D कर देता हूँ। तो 10 45 के लिए क्या हो जाएगा? P/B, P ये है, B ये है। अब देखो B तो मैं लूँगा ही, मुझे मतलब मैं P/H का रिलेशन नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। P/B या H/B मैं देखूंगा। B तो मुझे देखना ही देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस कॉमन है। ठीक है, बेस तो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना ही करना है। तो परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, बेस मुझे लेना ही लेना है। तो P/B से मैं निकालूं तो यहाँ पे हो गया हमारा AD अपॉन बेस हो गया हमारा AC। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 = AD/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC = AD। ये हमारा निकल आया। अगला जो एंगल है वो है 60, तो 10 60 करते हैं।
tan 60 के लिए देखो परपेंडिकुलर जो है वो ये कंप्लीट है, AD प्लस DB, ठीक है, AD प्लस DB, AD प्लस DB, या मैं DB को लिखूं 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जो बेस है वो तो हमारा कॉमन था AC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और AD प्लस 5 अपॉन में AC। अब देखो या मैं AC लिखूं या मैं AD लिखूं, बात तो सेम है, बात सेम है, लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पे AD, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर के जो फ्लोर है उस पर AD पहले से दिया हुआ है। अगर मैं AC रखूं तो दो वेरिएबल हो जाएंगे और सोल्यूशन हमारा कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि AC इज इक्वल टू AD है तो मैं यहाँ पे AD लिखूंगा, तो AD आपस में इक्वल में आ गए, मतलब कि प्लस माइनस होगा और कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो AC को मैंने लिखा AD। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3AD इज इक्वल टू AD प्लस 5, ठीक है। ये AD इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, √3AD माइनस AD इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो जैसे हम करते हैं कि 2AD माइनस AD तो 1AD बचा, या 4AD माइनस AD तो 3AD बचा, उसी तरीके से आप कर सकते हो, या आप कॉमन ले लो, है ना, AD कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। AD हमारा आया 5 अपॉन √3 माइनस 1, AD की वैल्यू आई 5 अपॉन √3 की वैल्यू होती है 1.73। देखो यहाँ पे हमें कहा है यूज़ करने को, -1 करेंगे तो 1.73 में से 1 चला गया तो AD की वैल्यू बचेगी 0.73, ठीक है, 0.73। अब क्या करना है हमें, अब हमें सॉल्व करना है। जब मैं इसको ऊपर करूँ तो ये आता है यहाँ पे 100, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 6.83, ठीक है, 6.83 मीटर, ठीक है, 6.83 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अरे 14 ही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 ही है। द शैडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम्स, शैडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम is a 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Find the angle of elevation of the sun of the longer shadow, ठीक है। मतलब शैडो, मान लो एक टावर है, ठीक है, उस टावर की कुछ शैडो बन रही है, इस शैडो को हमें और लंबा करना है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि हमें एंगल को और छोटा करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, आज भी बताया मैंने, अगर ये टावर है, अगर मुझे 30 डिग्री ड्रॉ करना है तो अगर मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, 60 ड्रॉ करना है तो मुझे इस टावर के पास में करना है 60। जो बड़ा एंगल होता है वो टावर या बिल्डिंग के पास में होता है, जो छोटा एंगल होता है वो दूर होता है, ठीक है। तो 20 यहाँ बनेगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री कह रहा है, ठीक है, और फिर कह रहा है शैडो को लंबा भी करना है, जब शैडो को लंबा कर दिया उसके बाद बताओ कि कितना एंगल बनेगा, ये, ठीक है। बिल्डिंग तो यहाँ पे कॉमन है, ये हमारा आ गया H, इसकी हाइट नेमिंग कर लो ABC और फिर D। अब देखो एक हमारे पास यहाँ पर रिलेशन गिवन है, द शैडो ऑफ अ टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। कह रहा है कि जब 60 डिग्री है तो उसका जो शैडो की लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जब हम यहाँ पे थीटा को डिक्रीज करते हैं।
करते हैं, मतलब जब हम शेडो की लेंथ को बढ़ाते हैं, जब शेडो लॉन्गर हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो 3 टाइम्स हो जाती है। तो अगर ये x है, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री के लिए s है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x प्लस x तभी तो 3x, चाहे आप ऐसे करो। अब हम करते हैं, देखो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, p बाय b, तो 10 लगाएंगे यहाँ पे हम। 10 60 डिग्री के लिए क्या गिवन है, h p है और b कितना है, x। 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h बाय x। तो h की वैल्यू आ गई हमारी √3x। अब tan थीटा इज इक्वल टू, देखो हमें थीटा नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें रेशियो तो पता है। तो यहाँ पे जो भी tan थीटा होगा उसके लिए रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन में बेस, और बेस कितना है 3x, ठीक है, बेस कितना है 3x। तो tan थीटा पे h, देखो, और h की वैल्यू मैं यहाँ से इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसमें पुट कर देता हूँ। h की वैल्यू √3x है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या ले लूँगा मैं, √3x, ठीक है, √3x अपॉन में है 3x, x से x तो कट गया। tan थीटा की वैल्यू आई हमारे पास √3 अपॉन में 3, और 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू √3 इंटू √3, एक √3 से दूसरा कट गया, यहाँ में बचा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो थीटा की किस वैल्यू पे हमें ये मिलता है, थीटा कितने डिग्री पे हमें ये वैल्यू मिलती है, 1 अपॉन √3। तो थीटा जब 30 डिग्री होगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, समझे। जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाएगा शेडो, तब जो लेंथ है वो भी x से 3x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री विच इज 80 मीटर हाई। तो एक कोई ट्री है जिसकी हाइट है 80 मीटर, तो ट्री है तो ग्राउंड भी होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। अब ये बर्ड जो है वो उड़ नहीं रही है फिलहाल, अच्छा बर्ड तो यहाँ पे है, ठीक है, ट्री के ऊपर। ये जो अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है इस पॉइंट से, वो कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। इसके बाद कह रहा है द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजेंटली एंड रिमेन्स अ कांस्टेंट हाइट, ठीक है। यहाँ जो बर्ड है वो यहाँ से उड़ जाती है और जो हाइट 80 मीटर है इसी को मेंटेन करती है, ठीक है, इसी को मेंटेन करके उड़ती है। आफ्टर 2 seconds the angle of elevation of the bird from the point of observation becomes 30 डिग्री, ठीक है। जब उड़ना स्टार्ट करती है तो उड़ने के 2 सेकंड बाद, ठीक है, 2 सेकंड बाद मान लो वो यहाँ पहुँची और यहाँ से उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि हाइट सेम था तो मैं यहाँ पे सेम हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा आपका, ये 90 तो फिर ये भी 90, ये 80 है तो फिर ये भी 80, ठीक है। अब देखो, हाँ, एक 45 डिग्री आ रहा है हमारा। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी थीटा की वैल्यू 45 आए, ठीक है, तो आप
1045 लगा के 1045 की वैल्यू होती है 1, मतलब ये कि जो P है और जो B है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से करो, या तो आप ट्रायंगल का यूज़ करो कि एक 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, मतलब तीसरा एंगल भी 45 डिग्री है। किसी ट्रायंगल के दो एंगल जब सेम होते हैं मतलब उसके आमने सामने वाले जो साइड्स है वो भी सेम होती है, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला यूज़ करते हैं कि 1045 डिग्री है। अब आपको ये सब लिखना है अच्छे से ना कि इन ट्रायंगल ये वाला, फिर लिखोगे इस इन ट्रायंगल ये वाला, ये सब आप अच्छे से करो। जब मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा दोबारा तब मैं आपको ये सब सिखाऊँगा, ठीक है। बेसिक में सब सिखाऊँगा। हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं तो फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1045 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, और 10 की वैल्यू होती है P/B। P हमारे पास कितना है ये 80, ठीक है। और B कितना है हमारे पास, ये कुछ नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, ABC या P लिखा हुआ है तो P, पॉइंट P, AB यहाँ पे ले लेते हैं ABCD, ठीक है। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। 1045 हो गया P/B, B हमारे पास है AP, B हमारे पास है AP। अब 1 इज इक्वल टू 80/AP, मतलब AP इज इक्वल टू 80, है ना। मतलब ये 80 था तो अब ये भी 80 है। हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड। ये जो बर्ड 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँची है वो कितनी स्पीड से पहुँची है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखो स्पीड पता करना है, डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। टाइम गिवन है तो डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, चाहे आप ये निकालो या ये निकालो, बात तो सेम है ना, जितना ये होगा उतना ये होगा। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बेस था ये, तो हमने निकाल लिया 80। इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस है 80 प्लस ये, इसकी वैल्यू भी लो, आप x ले लो, ठीक है, 80 प्लस x। तो अब 1030 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम 80, और बेस क्या होगा 80 प्लस में ये वाला जिसको हमने x माना है, 80 प्लस में ये वाला जिसको x माना है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 80 में 80 प्लस x, 80 में 80 प्लस x। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो 80 प्लस x इज इक्वल टू 80√3, ठीक है। x की वैल्यू को मैं यहीं पे छोड़ूं तो ये आ गया हमारा 80√3 माइनस 80, x की वैल्यू आ गई 80 को कॉमन लो, √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1। अब क्या करें, हमें ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 80, √3 की वैल्यू होती है 1.73, जिसमें से 1 चला जाएगा, ठीक है, 1.73 इसमें से 1 गया तो 80 इंटू 0.73, 80 इंटू 0.73 और 2 भी होता है तो 0.732। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, 80 इंटू 732 अपॉन में 1000 ऐसे कट गया, तो सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 58.56। अब ये हमें आया क्या, ये हमें आया x क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a टू c, ये डिस्टेंस ही हमें ये डिस्टेंस बताएगा क्योंकि ये इक्वल होगा। अब जो चिड़िया थी, जो बर्ड थी, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में चलेगी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारे लिए 58.56, तो यहाँ से यहाँ के लिए क्या मैं स्पीड नहीं पता कर सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया हमारे पास 58.56, टाइम की वैल्यू है यहाँ पे 2 सेकेंड, 2 2 ज़ा 4 9 ज़ा 8, ठीक है, ये आपका आंसर है स्पीड।
तो स्पीड जो है वो बर्ड का यहाँ से यहाँ के लिए उसका आंसर है 29.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from same point on the ground are 30 to 60। जब एक ही पॉइंट से दो एंगल बने तो मतलब आपको समझना है कि इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, इस तरीके का। अब देखो ड्रॉ करते हैं। एक एरोप्लेन है कहीं, वो ग्राउंड से 3125 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point। देखो ये किसी अनदर प्लेन के अंडर है ना, कि एक प्लेन उसके ऊपर है, उसके नीचे था, ये वहां से पास कर रहा है ये। ठीक है, तो इसके बीच में भी कुछ यहाँ पे हमें हाइट होगी। इस पॉइंट से पहले वाले प्लेन के लिए जो एंगल है वो कितना है 30, और जो दूसरा वाला जो प्लेन था इसके ऊपर, इसके लिए एक सेकंड, ठीक है, इसके लिए एंगल मिलेगा हमें 60 डिग्री। ठीक है, ये छोटा वाला 30 और ये बड़ा वाला एंगल 60 हो गया आपका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स एट एन इंस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस पता करना है। अब देखो बेस फिर से इस फिगर में क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब मुझे बेस तो लेना ही है और पता मुझे करना है परपेंडिकुलर में, तो P बाय बी लूँगा और P बाय बी के लिए tan थीटा, तो tan यहाँ पे पहले 30 डिग्री लेते हैं। tan 30 डिग्री के लिए देखो इसकी हाइट हमें यहाँ पे गिवन है 3125 और जो बेस है वो मैं यहाँ पे नेमिंग करके ले लेता हूँ ABCD। ठीक है, बेस क्या है AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 3125 अपॉन में AB। AB की वैल्यू मुझे मिली √3 इंटू 3125। ठीक है, ये AB की वैल्यू है। अब tan 60 डिग्री के लिए इस बड़े वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो पूरा होगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ क्या है 3125 प्लस में x अपॉन बेस क्या है कॉमन AB। tan 60 के लिए √3 वैल्यू है 3125 प्लस x अपॉन में AB। AB की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी 3125 प्लस x अपॉन √3। ठीक है, अपॉन √3। अब AB की वैल्यू को मैं चाहे यहाँ पे पुट कर सकता था, है ना, फिर आंसर निकल जाता, या मैंने इक्वेट कर दिया दोनों को कि AB इज इक्वल टू ये है और यहाँ पे AB इज इक्वल टू ये है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ, है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला √3 इंटू 3125 इज इक्वल टू 3125 प्लस x अपॉन में √3। और देखो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इसको तो √3 इंटू √3 कट के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू देगा 3, तो 3 इंटू 3125 इज इक्वल टू 3125 प्लस x। अब देखो अगर कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
फिर इधर जाके माइनस करेंगे और एक वैल्यू निकालेंगे जिसको बोलेंगे इक्वल टू एक्स। आप यहाँ पे ना कुछ इस तरीके का सोचो, है ना, 3x गिवन है इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 टाइम x है, उसमें से एक माइनस जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 टाइम x। ठीक है, 3 टाइम ये वैल्यू है जिसमें से एक टाइम मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स। क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ 3125। आप ऐसे ही सॉल्व करो, इज इक्वल टू एक्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 6250। ठीक है, 6250। तो यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू है वो आई 6250 मीटर। हो सकता है आपसे ये पूछ लेता कि जो ऊपर वाला जो प्लेन है उसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, हाइट कितना है, तो आप इस हाइट को और इस हाइट को ऐड करते और आंसर बोल देते। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 poles are 25 मीटर and 15 मीटर हाई and the line joining their tops makes an angle of 45 degree with horizontal। ठीक है, विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और डिटरमाइन करना है हमें दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। फिगर बनाते हैं पहले। 2 पोल्स है, ठीक है, 2 पोल्स है, एक 25 मीटर का है और एक 15 मीटर का है। इसके बाद कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। इन दोनों के टॉप को जब मिलाते हैं, इन दोनों के टॉप को जब मिलाते हैं यहाँ पे, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे हॉरिजेंटल के साथ। ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये 15 मीटर है तो इसके जस्ट सामने ये भी आपका 15 मीटर होगा। ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है हमें, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों इक्वली है तो दोनों पोल्स के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। बहुत सिंपल है ये। देखो यहाँ पे 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1। टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जो ये वैल्यू आएगी आपकी वही ये होगी। ठीक है, जो ये वैल्यू होगी वही ये होगी। अगर 25 में 15 मीटर आपका यही है तो ये कितना होगा, 10 मीटर। ठीक है, ये कितना होगा, 10 मीटर। और 10 45 डिग्री हम यहाँ पे लगाऊं, P बाई बी। अगर ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये H है, ये आपका P हो गया, ये B से हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 10। बेस हमें पता करना है, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल टू 10 B। तो बेस हमारा कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, बेस कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है और यही क्या है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअल फिगर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ है ना, जितना ये होगा आपका उतना ही ये होगा। ठीक है, 10 मीटर ये और 10 मीटर ये। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप 12 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है लास्ट में। वो जो क्वेश्चन था जिसमें रिफ्लेक्शन बन रहा था, ठीक है, क्लाउड का, वो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। एक पहले तो हम ले लेते हैं एक हिल। ठीक है, जो क्लिफ है हमारा वो, तो ये आ गया आपका ऐसा कुछ, और इसका जो बेस है यहाँ पे कोई वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है। वाटर लेवल से
12 मीटर की हाइट पे, मान लो शिप की हाइट होगी यहाँ पे 12 मीटर की हाइट पे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द क्लिफ, ये है माउंटेन जो हिल है उसका क्लिफ हाइट, यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये नीचे होगा, थोड़ा थोड़ा नीचे होना। ठीक है, ये आपका था 12 मीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल आपका 60 डिग्री। इसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपका यहाँ, ठीक है, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा आपका, है ना, इंटीरियर एंगल। ये आपका 90, इस केस के लिए आपका ये 90 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, यहाँ पे शिप है, ये रहा आपका क्लिफ, ये डिस्टेंस आपको पता करना है यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्टेंस पता करना है। इसके बाद हाइट ऑफ द क्लिफ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हाइट भी पता करनी है आपको। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 12 हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ से ये 12 गिवन है, मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। पहले हम नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, मैं ये ट्रायंगल यूज़ करूँगा इसलिए मैंने इसकी नेमिंग नहीं की है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 30 डिग्री लूँ अगर मैं किस ट्रायंगल में, ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में 30 डिग्री लूँ, तो 30 डिग्री के लिए देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये आपका एच हो गया, ये पी हो गया, और ये आपका बेस हो गया। असल में मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैंने ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया। देखो, आपने जो ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है सेम वैसा ही फिगर तो दिख रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट करना है या सिमिलर करना है, तो ये जो एक लाइन है वो कॉमन है। देखो कॉमन है ना, ईजी हो जाता है हमें, क्योंकि ये कॉमन है। अगर मैं कोई भी रिलेशन लगाऊं 10 का, जिसमें मान लो बी 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 आ रहा है ये, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, सिमिलरली इस ट्रायंगल से भी बी की वैल्यू निकल जाएगी, और मैं दोनों को क्या करूँगा, इक्वेट कर दूंगा, है ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, मैं दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दूंगा और आंसर हमारा आ जाएगा। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे हम। 30 डिग्री के लिए लिखेंगे यहाँ पे बी सी अपॉन में ए सी, है ना, पी, ये पी है और ये बी है। 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू 12 और अपॉन में ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू 12√3, ए सी इज इक्वल टू 12√3। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी 1060 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, पी बाई बी, पी है हमारा डी सी और बी है हमारा ए सी। देखो है ना, यहाँ पे भी ए सी आया, यहाँ पे भी ए सी आया, क्यों आया, क्योंकि मैं यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ना कि ये वाला। अब दोनों ही केस में मुझे ए सी निकल जाएगा और ए सी की वैल्यू को मैं इक्वेट कर दूंगा। देखो 1060 की वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू को हमें निकालना है, और ए सी की क्या वैल्यू आई है, ए सी को मैं फिलहाल ए सी रहने देता हूँ। अब ए सी इज इक्वल टू डी सी बाय √3। ठीक है, देखो इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो। इक्वेशन 1 कह रहा है कि ए सी की वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 कह रहा है कि ए सी की वैल्यू ये है। मतलब ये हुआ
ये दोनों वैल्यू आपस में सेम ही है, इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल कर देता हूँ अब, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो 12√3 इज इक्वल टू DC/√3। 12√3 इंटू √3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो DC √3 और √3 हो जाता है 3 इक्वल टू DC 36 DC। तो DC की वैल्यू आ गई हमारे पास 36, DC की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ ऑफ द एंड द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। तो हाइट ऑफ द जो क्लिफ आई है हमारे पास, वो आई है कितनी, हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है, DB, और DB कैसे निकलेगा, DC प्लस BC। DC की वैल्यू 36 और BC की वैल्यू 12, ये आ गया आपका 48 मीटर। हाइट ऑफ द क्लिफ 48 मीटर। और A और C क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, A और C क्या डिस्टेंस बिटवीन देम, तो A और C की वैल्यू को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ से देखो, इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, AC इज इक्वल टू, नहीं एक सेकेंड, हाँ AC की वैल्यू यहाँ तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। AC की वैल्यू आपकी आ गई 12√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर above the ground is observed at an elevation of 60 degree and after 15 seconds the elevation is observed at to be 30 degree. Find the speed. ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया आपको लास्ट में। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है खुद से, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है, नहीं हुआ फिर आपको सोल्यूशन देखना है। मैं यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो इतनी हाइट पे उड़ रहा है, तो ग्राउंड है, ग्राउंड से मान लेते हैं यहाँ पे एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, ग्राउंड से 2500 मीटर पे फ्लाई कर रहा है, और मैं किसी पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस प्लेन को 60 डिग्री एंगल से, ठीक है, 60 डिग्री एंगल से मैं इसे देख रहा हूँ। 15 सेकंड बाद ये प्लेन क्या होगा, अगर ये इधर जा रहा है ना, अगर क्या इधर ही जा रहा है, देखो आपको सोचना कैसे कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जो पोल है उससे हमें दूर बनाना पड़ेगा, है ना। आपको बताया था मैंने, जो बड़ा एंगल होता है वो पोल के पास होता है, जो छोटा होता है वो पोल से दूर होता है। तो अगर ये एंगल छोटा हो गया है तो ये पोल से, इस केस में हम इसे पोल मान रहे हैं, पोल से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 सेकंड मान लो यहाँ पे आया। अब यहाँ से, है ना, यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ग्राउंड पे मिलाता हूँ मैं इसे, तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो 2500 मीटर ये भी आ रहा है, ठीक है, 2500 मीटर ये भी आ रहा है। नेमिंग करते हैं A B C D E, ठीक है। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं कि कोई पैटर्न बनाना ज़रूरी है ABCDE या ऐसे ही फ्लो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेम रिप्रेजेंट करता है उस लेंथ को, उस साइड को। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, ये 15 सेकंड में इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अगर 15 सेकंड लगा है तो स्पीड पता करनी है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड पता करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड निकालने के लिए हमें पास पता होना चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस पता होगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे गिवन टाइम से, तो स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, और ये जितना होगा उतना ही आपका ये होगा, ये भी ठीक है। अब देखो
10 मैं 60 डिग्री लगाऊं तो P बाय B, P बाय B, ठीक है। 10 60 डिग्री के लिए क्या होगा, PBC, और बेस क्या होगा, AC। 10 60 की वैल्यू है √3, BC की वैल्यू है 2500 और AC की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू आ गई 2500 अपॉन √3, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10 30 डिग्री अगर मैं लगाऊं, देखो मैं 10 लगा क्यों रहा हूँ, हर केस में मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे बेस पता करनी है, तो P बाय B का रिलेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं tan थीटा लिख रहा हूँ, ठीक। tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा DE और बेस हो जाएगा आपका AE, ठीक है, कंप्लीट ये साइड AE, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बड़ा वाला बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, DE की वैल्यू है 2500, AE की क्या वैल्यू है, देखो AE की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, AC प्लस CE, AC प्लस CE, AC प्लस CE, C को चाहे C रहने दो या X मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका आएगा AC प्लस X ले लो 2500 इंटू √3, ठीक। अब हम यहाँ पे AC की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो AC की क्या वैल्यू आई थी, 2500 अपॉन √3 प्लस X इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 2500 इंटू √3, इसका एलसीएम लो तो √3 ऊपर बचेगा ये और √3x, ये आ जाएगा इतना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमें मिलता है 2500 प्लस √3x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 3 इंटू 25 हो जाएगा 7500, ठीक है। √3x की वैल्यू आ जाएगी 7500 माइनस 2500, तो ये आपका आ जाएगा 5000, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5000 अपॉन में √3, ठीक है। अब यही आपका क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और ये अगर 500 अपॉन √3 है तो इसका मतलब ये भी आपका 5000 अपॉन √3 है, और यही तो हमें पता करना था डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें मिल गया, अपॉन में टाइम कर देंगे, स्पीड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू 5000 अपॉन में √3, ये डिस्टेंस था हमारा CE का, ठीक है। और CE क्या है, BD के इक्वल, ठीक है। CE क्या है, BD के इक्वल, तो मतलब हमारा डिस्टेंस हमारा यहाँ पे पता चल गया, यही क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, 5000 ये डिस्टेंस है, अपॉन में टाइम 15 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5000 √3 इंटू 15, ठीक है, √3 इंटू 15।
5 1 ज़ा 5, ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। 1000√3 इंटू 3। चाहे तो आप इसको रैशनलाइज करो, है ना, कि नीचे √3 नहीं रहना चाहिए, ऊपर हम कर देते हैं, या जो भी है ये आप देखो आपकी जो वैल्यू आई है ये मीटर पर सेकंड में आई है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा है आंसर में बताओ किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। देखो इसका ना एक ट्रिक है, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, ट्रिक नहीं है, किसी बेसिक क्लास में आपको सिखाऊंगा अच्छे से। मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से, ठीक है, 18/5 से। और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। तो इस केस में मीटर पर सेकंड जो है उससे हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डाटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 के साथ, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप और खोलो, 2 3 18 ही तो चल जाएगा यहाँ से 10, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.73 लो और सॉल्व करो, तो सॉल्व करके आपका आंसर लगभग 692 पॉइंट समथिंग या 693 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ठीक है। सोल्यूशन देखो अलग चीज़ है, कैलकुलेशन अलग चीज़ है, कंसेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा कि ऐसा करना क्या है हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए, आंसर तक। 15 सेकंड गिवन था, स्पीड निकालना था, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए था। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो भाई ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है अजीब सा, इससे तो निकलने नहीं वाला, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, ये पता करना था, ठीक है। ये देखो इस ट्रायंगल में आ रहा है ये जैसे ही मैंने पता किया ये इसके इक्वल था, डिस्टेंस बाय टाइम किया, स्पीड की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। रेडियो टावर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविज़न। ये टावर से रेडियो और टेलीविज़न दोनों के लिए कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिट की जा रही है। द टावर विल आइदर एक्ट एज अ एंटीना इटसेल्फ और सपोर्ट वन और मोर एंटीनाज ऑन इट्स स्ट्रक्चर, है ना। अब होता ही है ना, आपने देखा होगा बिजली वो जो खंभे होते हैं घरों की छतों पे, उस पर बहुत सारे एंटीना लग जाते हैं, डिश लगाए जाते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोवेव डिशेस। दे आर अमॉन्ग द टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। अब ये सब किसी काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दे आर मेन 2 टाइप्स, गाइड और सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये भी इतना खास नहीं है। ऑन अ स्मॉलर कंसेप्ट, अ रेडियो स्टेशन टावर वाज बिल्ड इन अ 2 सेक्शन ए एंड बी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जो टावर है इस पे 2 सेक्शन है, 2 पॉइंट है ए एंड बी। टावर इज सपोर्टेड बाय वायर्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ, ठीक है। दोनों सेक्शन जो है वहाँ एक वायर से उसको सपोर्ट दिया गया है ओ पॉइंट से, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट ओ इज 36 मीटर। बेस ऑफ द टावर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 36 मीटर। फ्रॉम पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन बी, ये रहा बी सेक्शन, कितना बन रहा है भाई, 30 डिग्री, ठीक है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेक्शन ए 45 डिग्री, 45 डिग्री। फाइंड, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वायर है ये, इसकी हमें लेंथ पता करनी है, ठीक है। अगला पार्ट में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ये पता करना है हमें। देखो ये कैसे निकलेगा, पहले सोच लो आप, ये कैसे निकलेगा। इस बड़े वाले परपेंडिकुलर में से ये छोटा वाला माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा हमें, ठीक है। तो पहले हम 1045 के लिए जो वैल्यू आएगी उसमें से 1030 के लिए जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी, यहाँ हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का उससे इजीली निकल जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन ए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये
ये तो बहुत इजी है। कह रहा है यहाँ से यहाँ का हाइट पता करो। भाई यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वो 1045 डिग्री से ही निकल जाएगा, है ना, 36 ही आ जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी। ये वाला पता करो। ये छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ओ पी बी में आ रहा है, ओ पी बी में। उसके लिए हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल दिया है 30 डिग्री। निकालना है हमें, ये गिवन है हमें, ये बेस निकालना है हमें, हाइपोटेनस। एच और बी का कोई रिलेशन आप देखो, एच और बी का रिलेशन देखो, तो बी बाय एच होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे आप इजीली निकाल लोगे। इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी बी में कॉस 30 डिग्री करोगे, कॉस 30 डिग्री करोगे तो वे क्या लिखोगे, देखो b की वैल्यू है 36 और h हमें पता करना है, ठीक है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 36 अपॉन में h, ठीक है, 36 अपॉन में h। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 2 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है वो रूट में आई है, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने पे क्या आएगा, देखो 36 इंटू 2 इंटू √3, नीचे आएगा √3 इंटू √3 3 से आप यहाँ पे कट कर दो 12 इंटू 2 क्या आया 24√3। तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 24√3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, पहला पार्ट के लिए ओ और बी की लेंथ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। फाइंड द डिस्टेंस ए बी। आप पेन चलाने से पहले दिमाग में सॉल्व करो। ए बी कैसे आएगा, 45 डिग्री में से जो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी उसमें से 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी इस वाले के लिए, उसको माइनस करने से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी आराम से। और एक और ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, कभी भी फिगर में 45 डिग्री दिखे पहले आप उसी को सॉल्व कर दो। क्यों, क्योंकि इससे आपको इजीली एक दूसरी साइड का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, है ना। 1045 डिग्री के लिए देखो P बाय B, P की वैल्यू है AP और B की वैल्यू है OP। AP पता करना है, OP है आपका 36, मतलब AP भी कितना हो गया 36, ठीक है। AP भी कितना हो गया 36। और देखो हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर से हाइट, ये यही तो कह रहा था, है ना। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन का B पार्ट है ये भी आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 1030 डिग्री के लिए, 1030 डिग्री के लिए क्या होगा, बेस PB, सॉरी परपेंडिकुलर PB और बेस OP। 1030 की वैल्यू है 1/√3, PB की वैल्यू हमें पता करनी है, OP की वैल्यू है 36, ठीक है। तो P और B की वैल्यू आ जाएगी आपको यहाँ पे 36 इंटू √3, नहीं, ठीक है, सॉरी 36 अपॉन √3, ठीक है। PB की वैल्यू है 36 अपॉन में √3, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें अपॉन में मिली है 36 अपॉन √3, तो मैं इसे रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज करके वैल्यू आएगी 36√3 अपॉन 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12√3। PB की वैल्यू 12√3 है। अब देखो डिस्टेंस जो AB है, डिस्टेंस जो AB है वो कैसे निकलेगा, AP इस फुल में से
ये डिस्टेंस माइनस करेंगे, इस फुल में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो AP माइनस BP है ना, AP माइनस BP क्या मिलेगा हमें, AB। तो AB इज इक्वल टू AP की वैल्यू 36 और BP की वैल्यू BP की वैल्यू 12√3। ठीक है, यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 12, अगर मैं कॉमन लूँ 12 36 और यहाँ पे √3। ठीक है, तो AB की वैल्यू आ गई 12 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस √3। ठीक है, इससे आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB। ठीक है, OPB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB मुझे पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट जो है। ठीक है, हाफ बेस की वैल्यू है 36 और हाइट जो है ये आपकी PB, ये कितनी आई है, PB ये आई है आपकी 12√3। ठीक है, 12√3 6 36 21 216√3। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। तो हमने इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, मैं किसी अगली वीडियो में आपको सोल्यूशन समझा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।